हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, लास्ट क्लास के हमारे डिस्कशन में हमने चर्चा की एटॉमिक एनर्जी लेवल की, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एटम के स्ट्रक्चर में किस तरीके से एनर्जी लेवल्स डिवाइड होते हैं। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन नियर टू न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, यानी कि उनको न्यूक्लियस से दूर हटाने के लिए, दूर भगाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर होते हैं, आउटर ऑर्बिट्स में जो होते हैं, उनको न्यूक्लियस से दूर करने के लिए कम एनर्जी से ही काम चल जाता है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमने लास्ट क्लास के हमारे डिस्कशन तक पूरा डिस्कशन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने यहाँ तक का सेशन सही तरीके से पढ़ लिया होगा और आप लोग रिवीजन करके अब तैयार होंगे हमारे नए डिस्कशन की ओर। सो गाइज, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। थियोरेटिकल इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट्स भी हैं तो थ्योरीज पर बेस्ड ज़्यादा हैं, और हालांकि इसमें आते न्यूमेरिकल ही हैं मेनली, बट वो न्यूमेरिकल आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही समझ में आएंगे और उसी के बाद उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले लिखा दूँ और आप फॉर्मूलेज के बेसिस पर उनको आंसर कर पाएँ। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे जिनको आप आंसर कर पाएंगे। ओके, थोड़े से फंडामेंटल क्वेश्चंस अगर हुए तो आपको थ्योरी की समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से उसकी लैंग्वेज बनेगी और वहीं से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि न्यूमेरिकल जरूर होगा, बट वो थ्योरी का इतना तड़का उसमें होगा कि आप बिना थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग के उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो एक एक करके हम धीरे धीरे इसमें जो कहानियाँ हैं सेमीकंडक्टर की, उनकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना सेगमेंट, जितना सेशन आप लोगों ने अभी तक अटेंड कर लिया है, उसे बहुत प्रॉपरली आप रिवाइज करके अगली क्लास पे आइएगा, है ना। प्रॉपरली इन द सेंस एटलीस्ट आप एक बार रिवीजन जरूर कर लें क्लास को शुरू करने से पहले, और आप रिवीजन करें, फिर आप बिंदास होकर इस क्लास को अटेंड करें। फिर इस क्लास के 10 मिनट का ब्रेक लेके, 5 मिनट का ब्रेक लेके आप फिर इस क्लास में जो डिस्कशन हुआ उसको भी रिवाइज करें, फिर आप अगली क्लास को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे सेशन की जो शुरुआत है वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के साथ होने वाली है, जिसका नाम है एनर्जी बैंड। क्या नाम है इसका? एनर्जी बैंड्स। दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे एनर्जी लेवल की। एनर्जी लेवल शब्द प्रयोग किया जाता है किसी सिंगल एटम के लिए। जैसे मैंने एक एटम वहां पर कंसिडर किया, ओके, और उस एटम के अंदर जो अलग अलग लेयर्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनके रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, नॉन रेडिएटिंग पाथ में, ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। इतना हमने समझ लिया। अब ये बैंड्स का यहां पर क्या मतलब है वो हमें यहां पर समझना है। देखिए, हम जब भी बात करते हैं एक प्रैक्टिकल सेंस की, एक रियलाइजेबल सेंस की, तो हम ये चीज जानते हैं कि एक सिंगल एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। डेफिनेटली हर एक मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, हमेशा किस फॉर्म में होगा? ग्रुप ऑफ एटम्स के फॉर्म में होगा। लाखों करोड़ों की संख्या में एटम्स होंगे। तो जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स की, जैसे पर्टिकुलरली गाइज हमें यहां पर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टडी करनी है, तो हम बात करेंगे यहां पर सिलिकॉन सॉलिड की, जर्मेनियम सॉलिड की। तो सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम, लाखों करोड़ों एटम्स जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं, नियर टू ईच अदर होते हैं, तब हम शब्द यूज करते हैं एनर्जी बैंड, मतलब ग्रुप ऑफ एनर्जीज। ओके, ये एक थोड़ा सा एक बोलचाल की भाषा में आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, फिर हम बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे बनता है बैंड, ये भी जानेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में। तो मैंने क्या बोला कि जब हम किसी एक सिंगल एटम की बात करते हैं, किसी एक सिंगल एटम के बारे में हम समझते हैं, तो हम वहां पर शब्द यूज करते हैं एनर्जी लेवल्स। हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल है और उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। ओके, अब हमने बात की ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि एक सॉलिड आपने बनाया, बहुत सारे एटम इधर से उधर से पकड़ के आप लेके आए और उन सबको जोड़ दिया किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के थ्रू। अब वो बॉन्ड डिपेंड करेगा कि उस एटम, उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उस तरीके का बॉन्ड बनाएगा। ओके, मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड्स जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनमें से कोई बॉन्ड बना के वो आपस में जुड़ जाएंगे। ओके,
तो उस दौरान जब एनर्जी लेवल की बात की जाएगी तो वो एनर्जी लेवल होगा एनर्जी बैंड। थोड़ा सा आपको एक इंट्यूशन क्लियर हुआ होगा अबाउट एनर्जी बैंड्स। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू आपको कन्वे करता हूं, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने एक सिंपल सा एटम कंसीडर किया। मैं एक ऐसा एटम लेके चल रहा हूं जो सबके लिए थोड़ा सा फेमिलियर हो। हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। रीजन हाइड्रोजन एटम लेने का बहुत क्लियर रीजन है। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये हाइड्रोजन एटम है, ओके। और सपोज दैट गाइज ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। और ये है इसका इलेक्ट्रॉन, विच इज रोटेटिंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ओके। ये फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, हमने एग्जांपल के तौर पर क्या कंसीडर किया है, हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया है। आपको मुझे एक इंट्यूशन क्लियर करना है और उसके बाद हम एंटर करेंगे सेमीकंडक्टर में। हाइड्रोजन एटम हमने कंसीडर किया, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट चक्कर लगा रहा है। अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, तो जैसे मान लीजिए मैंने इस एक्सिस पर रखा एटम को, ओके, और इस पे हमने रखा एनर्जी को। तो आप एक चीज जानते हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल कवर होगा, उसी पर वो इलेक्ट्रॉन होगा। उस एनर्जी लेवल का वैल्यू कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उस एनर्जी लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास वो रोटेट हो रहा होगा, ओके। ये बन गया इसका एनर्जी डायग्राम और ये है इसका एनर्जी लेवल इसी हाइड्रोजन एटम का। अच्छा, एक और बहुत कहीं दूर दराज एक और कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम है, मान लीजिए यहां पर कहीं बहुत दूर, मान लीजिए आप इसको, ये मतलब समझ लीजिए आप कि इन दोनों एटम्स में कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। ये मान लीजिए, ओके, ये हमने कंसीडर किया दूसरा हाइड्रोजन एटम। समझिएगा कहानी में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट समझ में आएगा। यहां पर इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बिल्कुल ऑर्बिट में, और हाइड्रोजन एटम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। और उस एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अगर हम देखें तो एनर्जी लेवल आप जानते हैं कितना होगा, -13.6 के एनर्जी लेवल पर ये होगा। कहानी हमारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मुझे आपको एक बात यहां से बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करनी है। दैट्स वाई हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा एनर्जी हमने देखा यहाँ पर, ये है एनर्जी लेवल है कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है इसका एनर्जी लेवल। क्या इतनी पिक्चर सभी को क्लियर है? किसी भी एटम के अंदर, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो या कोई दूसरा एटम हो, उसके अंदर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियस है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफाइड एनर्जी लेवल पर होगा। वही एनर्जी लेवल कितना है इसका हाइड्रोजन का, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं अगर इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को नियर बाय लेके आऊं, इसको पास में लेके आऊं, ओके। अब इनके बीच की जो दूरियां हैं, जो डिफरेंसेस थे, वो हमने कम कर दिए इस तरीके से। मान लीजिए ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, और आप इनको अब लेके आए हैं नियर टू ईच अदर। जैसे मान लीजिए यहां पर ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम। बात समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया, उन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को नियर बाय पुट किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, सुनिएगा ध्यान से। बेसिकली हम जानते हैं न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो इसमें घूम रहा है वो है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो इसमें घूम रहा है वो भी है नेगेटिव चार्ज। कूलॉम फोर्स वर्क करता है नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में। यानी कि जहां पर भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर आते हैं तो उनके बीच में कूलॉम फोर्स, या हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, काम करना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे ही दोस्तों आपने इन दो एटम्स को पास लेके आए, देखिए ये अकेला एटम था,
कहीं आपको समझने के लिए थ्योरी बता रहा हूं मैं, है ना। कहीं एक एटम था ये, और इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच कूलम्ब फोर्स बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन अपना बाइक लेके घूम रहा है ऑर्बिट में। ओके, इसकी भी कहानी सेम है, इस हाइड्रोजन एटम की भी स्टोरी वही है। लेकिन अब हम जब इन दो एटम्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, ये एटम ये वाला एटम आप पास पास लेके आ गए इन दोनों को, अब आपने क्या नोटिस किया, वो चीज इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया कि अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में चल रहा था, क्या अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस पर भी फोर्स लगाएगा? यस और नो? बिल्कुल लगाएगा। क्या ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है कूलम्ब फोर्स, मतलब एक दूसरे पर लगा रहा है तो दूसरा भी उस पर लगाएगा। तो आप देखिएगा इसका न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स में है। इधर वाले का न्यूक्लियस और इधर वाले का न्यूक्लियस एक दूसरे को धक्का मारे, पुलिंग ईच अदर। ओके, दिस न्यूक्लियस एंड दैट इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो आप एक चीज समझना जरा ध्यान से, अब यहां पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का नहीं रह गया है। अब न्यूक्लियस का है, इलेक्ट्रॉन का है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का है। यानी कि बहुत सारे कूलम्ब फोर्स एक साथ अब एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अब अगर मैं इन दोनों का, जैसे मान लीजिए इसको मैं एक मटेरियल मान के चलूं, ये बॉक्स में मैंने बंद किया, अब ये कंप्लीट सिस्टम बन चुका है, ये एक सिस्टम बन चुका है। सो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सिस्टम का एनर्जी लेवल कितना होगा, तो जब ये दोनों एटम एक दूसरे से बहुत दूरी पर थे तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल था -13.6, इसका भी था -13.6। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ड्यू टू द कूलम्ब फोर्स नाउ एनर्जी लेवल विल बी गेट स्प्लिट। भाई साहब, अब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं रहेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, क्योंकि उस पर लगने वाला फोर्स अब कम ज्यादा होना निश्चित है। यानी कि क्या मैं ऐसा बोलूं कि अब जो एनर्जी डायग्राम होगा उसमें नेट एनर्जी लेवल हो सकता है कि कुछ अलग आए। यानी कि यहां पर हो सकता है, मान लीजिए लेस देन 13.6 हो गया। अब मैंने ये माना कि यहां पर ये 13.6 की लाइन है और टोटल एनर्जी जो है वो इसके ऊपर नीचे कहीं आ रही है। इसकी एनर्जी कुछ थोड़ी ज्यादा हो गई, इसकी थोड़ी कम हो गई, सपोज दैट। जस्ट टू अंडरस्टैंड, बात जो मुद्दे की है, जो हमको पकड़नी है यहां से, वो बात यह है कि अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल -13.6 नहीं रहा, अब ये कुछ और वैल्यू बन जाएगा, जिससे हम बोल सकते हैं कि एनर्जी लेवल यहां पर क्या हुआ, स्प्लिट हुआ। एनर्जी लेवल स्प्लिटेड। क्या इतनी बात यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, जब हमने क्या किया यहां पर बोलो, दो हाइड्रोजन एटम्स को क्लोज लेके आए, टू हाइड्रोजन एटम्स comes closer to each other। अब सुनो मैं क्या क्या लिखना है मैं बताता हूं। पहले आप लिखिएगा व्हेन वी कंसिडर, यहां पे हेडिंग करो एनर्जी बैंड्स और फर्स्ट पॉइंट लिखो व्हेन वी कंसिडर। जब मैं लिखा हूं तब लिख लिया करो जनरली, है ना, नहीं तो मैं बोलता हूं स्क्रीन पॉज करके लिखना है। पहले आप सुना करो पूरी बात पूरी सुननी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो तो आप बाद में भी थोड़ा सा स्क्रीन को देखो। आप मान लीजिए 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधा घंटे का वीडियो है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे 25 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे में देखें। आप 40 मिनट में भी देखें, कोई परेशानी नहीं है। आप 50 मिनट में देखें, 60 मिनट में देखें, डजेंट मैटर, आपको समझना है। एक एक बात मैं जो बोल रहा हूं वहां तक आप पहुंचिए, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ऐसे उल्टी सीधे टारगेट बना के नहीं चलना है कि 5 लेक्चर आज कंप्लीट करना है। दैट्स ओके टू हैव। आप 5 लेक्चर कंप्लीट करना चाहते हैं तो करें, लेकिन स्टडी टाइम को बढ़ाकर। समझ गए? कम समय में आप कर पाते हैं रिकवर चीज़ों को तो बिल्कुल कर लें, अगर नहीं कर पाते हैं तो आराम से सीखते हुए जरूर पढ़ें। सीखना इंपॉर्टेंट है ना, आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। लिखिएगा व्हेन वी कंसीडर टू आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट इसमें, व्हेन वी कंसीडर टू आइसोलेटेड, दो आइसोलेटेड मतलब अलग अलग हाइड्रोजन एटम
for each hydrogen atom, energy level for its electron is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. नाउ when we keep them closer to each other, then due to the Coulomb force between nucleus and electrons of both hydrogen atoms, net energy of electrons will be get splitted. Net energy of electrons will be get splitted. इतनी बात समझ में आ गई. तो एनर्जी हमने क्या समझा कि यहां पर एनर्जी हो जाती है स्प्लिट, फैल जाती है. क्लियर है इतनी बात सभी को? यहां तक कि पूरे चित्रकारी को आप नोट कर लें. लिख लिया है यहां तक सभी ने? इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो. स्क्रीन को रोको और लिख डालो. अब समझना, इसमें अब मैं एक छोटी सी बात और जोड़ने वाला हूं. देशवासियों, हम दो हाइड्रोजन को ही क्यों पास में लेके आए? अब हम लेके आने वाले हैं n नंबर ऑफ हाइड्रोजन को. इधर से, इधर से, उधर से, इधर से, सारे, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूं और एक सिस्टम बना दूं. सुनना ध्यान से, एक सिस्टम हमने बनाया. दिस इज अ सिस्टम. सपोज इन दिस सिस्टम, अब मैं थोड़े से ना एटम्स को दिखाऊंगा तो छोटे साइंस दिखाते हैं, ठीक है ना. एटम, मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं बहुत सारे एटम्स. ये बहुत सारे. अब ये साइज भी इनके यूनिफॉर्म होंगे. आई एम रियली सॉरी कि ये अलग अलग साइज के बन रहे हैं, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने बहुत सारे यानी कि n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को नियर टू ईच अदर ला दिया. ये सभी क्या है? हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो क्या लिखा मैंने? n हाइड्रोजन एटम्स. अब इनका एक बनाया हमने सिस्टम. जस्ट इमेजिन कि अब इनके इलेक्ट्रॉन्स पर जो कूलॉम फोर्स लगेगा. देखो यहां पर हमने देखा कि दो हाइड्रोजन एटम्स जब होते हैं तो एनर्जी लेवल स्प्लिट होता है. कारण हमने समझ लिया क्योंकि कूलॉम फोर्स चेंज हो जाता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट कूलॉम फोर्स यहां पर चेंज हो गया है. इसलिए अब एनर्जी लेवल नहीं है, एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गया है, फैल गया है. अब यही कहानी यहां पर n हाइड्रोजन एटम्स के साथ होगी. तो क्या दोस्तों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एनर्जी लेवल जो होगा वो बहुत ज्यादा स्प्लिट होगा. यानी कि अब आप देखें तो एनर्जी का जो लेवल है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, एक्यूमुलेट हो चुके हैं. तो आप बोल सकते हैं कि बहुत ही नियर बाय एनर्जी लेवल्स यहां पर क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे. लाइक दिस, इस तरीके से. ओके, तो इन एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं दोस्तों एनर्जी बैंड. सो दिस इज हाउ एनर्जी बैंड्स फॉर्म. लिखिएगा. अब ये चित्र आपको नहीं बनाना तो मत बनाइएगा, सुन लीजिए ध्यान से. when we took n hydrogen atoms closer to each other, then overall energy level get splitted, and these n hydrogen atoms combinedly formed energy band. यहां पर दोस्तों बना एनर्जी बैंड. पट्टा, बैंड मतलब पट्टी बन गई. थोड़ी सी इमेजिनेशन करो. इलेक्ट्रॉन जो एक सिंगल एनर्जी लेवल पर थे, अब वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले कूलॉम फोर्स की वजह से वो एनर्जी एक सिंगल लाइन की बजाय एक मोटे लेवल पर आ गई, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर वो हैं. उनमें एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है. निश्चित तौर पर बहुत कम एनर्जी लेवल के अंतर पर हैं. इसीलिए हम देखिए ध्यान देना मेरी बात को. एनर्जी लेवल जो है वो सब इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला फोर्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अलग है, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग एटम से बिलोंग कर रहा है. तो ऑब्वियस है
कि उस पर लगने वाला फोर्स भी अलग अलग होगा, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी ना वो भी अलग अलग होगी। ये दो बातें हमको ध्यान रखनी है। हर एक इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी अलग है, उस पर लगने वाला फोर्स अलग है क्योंकि, लेकिन वो एनर्जी एक दूसरे एटम से इतनी ज्यादा क्लोज है कि हम एक बोल सकते हैं कि एनर्जी स्केल पर अगर आप देखें तो एनर्जी स्केल पर हमें एक यहां पर एनर्जी स्केल पर अगर हम देखें तो हमको एक ऐसा बैंड सा दिखेगा। ये इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी बैंड। और अगर आप मान लीजिए इसको जूम करके देखें, इसी डायग्राम को अगर आप जूम करें तो आप रियलाइज करेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल, कहां भाग गया, बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ये अब इन सभी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स को मिलके बन जाता है एनर्जी का बैंड। सो ये है फंडामेंटल आइडिया अबाउट एनर्जी बैंड फॉर्मेशन। ओके, सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से सिलिकॉन जर्मेनियम में एनर्जी बैंड फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, और वहां से एक्चुअली आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। तो चर्चा करेंगे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के भी, सिलिकॉन कैसा दिखता है, जर्मेनियम कैसा दिखता है, फिर हम बात करेंगे इनके एनर्जी बैंड्स की। तो दोस्तों, आपने एक एनर्जी बैंड क्या है ये आपने समझ लिया है। अब हम एनर्जी बैंड सिलिकॉन जर्मेनियम और इसमें कैसे बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड की प्रक्रिया होती है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।